बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 69 मुलाहिज़ा फरमाएं। ये रेडियो ट्रांसमीटर था। मुकामी तौर पर रब्ता के लिए ये लोग टेलीफोन ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन सरहद पार टेलीफोन से रब्ता नहीं किया जा सकता था। उस मकसद के लिए ये ट्रांसमीटर था और जाहिर है इससे गोल्डन ट्राई एंगल ही से रब्ता किया जाता होगा। मेरे ख्याल में हमारे लिए ये ट्रांसमीटर बेकार था, लेकिन रंगोली की बात सुनकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। वैसे तो वो लोग बहुत चालाक है, लेकिन अगर हम इस ट्रांसमीटर को अपने साथ ले जाएं और इस काठी को आग लगा दें तो वो लोग यही समझेंगे कि ट्रांसमीटर भी जल चुका है। हो सकता है बाद में किसी वक्त ये ट्रांसमीटर हमारे काम आ जाए। रंगोली की बात माकूल थी। इस वक्त वांग डिन भी अंदर दाखिल हुआ। उसने भी रंगोली की तायद की और फिर उसने खुद ही आगे बढ़कर ट्रांसमीटर उठा लिया। मैंने घूम फिर कर पूरे काठी का जायजा लिया, लेकिन कोई और काम की चीज नजर नहीं आई। मेरा ख्याल है अब हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। वांग डिन ने कहा। वो दोनों यहाँ से भाग चुके हैं। उनका फरार हमारे लिए खतरनाक है, और वैसे भी फायरिंग की आवाज इन पहाड़ों में दूर तक सुनी गई होगी। उन लोगों के और भी खुफिया अड्डे हैं। हो सकता है उनका कोई साथी सूरत-ए-हाल मालूम करने के लिए इस तरफ निकल आए। तो ठीक है, अब वाकई हमें चलना चाहिए, मैंने कहा। हम काठी से बाहर आ गए। ट्रांसमीटर के साथ 2 इंच चौड़ा एक बेल्ट भी लगा हुआ था। वांग डी ने उस बेल्ट की मदद से ट्रांसमीटर को कंधे पर लटका लिया और किम के पैरों की रस्सियां खोल दी। हाथ पुश्त पर ही बंधे रहने दिए। जानकी की हालत कुछ ज्यादा ही उत्तर थी। दारा ने उसके सर के बालों को पकड़कर खूब झंझोड़ा था। उसे खासी तकलीफ थी और वो बार बार सर को सहला रही थी। मैंने पिस्तौल जानकी के हाथ में थमा दी और किम की निगरानी उसके सुपुर्द कर दी। अगर रास्ते में ये किसी वक्त भागने की कोशिश करे तो बेदरीग गोली चला देना। जानकी को यह हदायत देते हुए मेरे लहजे में सर्द मोरी थी। राइफल रंगोली के पास थी। वांग डिन के पास भी अपनी राइफल थी। उसने पिस्तौल मुझे दे दिया क्योंकि मेरा रिवाल्वर चीफ आंग ले भागा था। मैं उसी तरफ बढ़ना चाहता था जिस तरफ से हम लोग आए थे, लेकिन वांग डिन ने रोक दिया। वो रास्ता इख्तियार करना अब खतरनाक होगा, उसने कहा। उन्हें मालूम है कि हम इसी तरफ आए थे। मुमकिन है वो लोग रास्ते में कहीं घात लगाए बैठे हों और फिर हमने रास्ता बदल दिया। ये रास्ता न सिर्फ कदरे तवील बल्कि ज्यादा दुश्वार भी था। जानकी बड़ी महारत से किम को पिस्तौल की जद पर लिए किसी जानवर की तरह हाँक रही थी। वो जरा रुकता तो जानकी उसके कूलों पर लात रसीद कर देती। मैं रंगोली और वांग डिन अपना असला संभाले मोहतात अंदाज में चारों तरफ देखते हुए चल रहे थे। ठीक है, ये जंगल बहुत गुंजान था। संदल के दरख्तों की भी बोहतात थी। इन दरख्तों की वजह से फजा में महक सी रची हुई थी। महात्मा बुद्ध के मानने वालों में संदल को बहुत मुकद्दस लकड़ी समझा जाता है। वैसे भी इस कीमती लकड़ी की तिजारत से थाईलैंड कसीर ज़रे मुबादला कमा रहा था। इन दरख्तों के नीचे दबीज घास और कदे आदम झाड़ियां थी, जिनमें रास्ता बनाकर चलना खासा मुश्किल था। इस बात का भी अंदेशा था कि चीफ आंग और दारा वगैरह कहीं इन गुंजान झाड़ियों में गात लगाए ना बैठे हो। उनका हमला हमारे लिए बहुत खतरनाक था, लेकिन मुझे उनकी तरफ से किसी ऐसे रद्द अमल की तवक्को नहीं थी। अब तक के तजरीबात तो यही बताते थे कि किसी झड़प में शिकस्त के आसार नजर आते ही दारा दुम दबाकर भाग निकलता था और उसने कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। काठी से रवाना होने से पहले वांग डिन ने निशिस्त गांव वाले कमरे के फर्नीचर पर कैरोसिन ऑयल छिड़क कर आग लगा दी थी और मैं बार बार मुड़कर यही देख रहा था कि अभी तक आग क्यों नहीं फैली थी। हम तकरीबन 1 घंटे तक ठोकरें खाते हुए चलते रहे। रास्ता खासा तवील था। एक जगह हमें रुक जाना पड़ा। हमारे सामने तकरीबन 6 फुट चौड़ी पहाड़ी नदी थी, जिसके चटानी किनारे बिल्कुल आमूदी थे। नदी बहुत गहरी थी और पानी की रफ्तार भी बहुत तेज थी। हम नदी के साथ साथ ऊपर की तरफ किसी ऐसी जगह की तलाश में चलते रहे जहां से नदी आसानी से पार की जा सके, लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर चलते गए नदी का पाट मजीद चौड़ा होता गया। एक जगह नदी का पानी किनारे से तकरीबन 1 फुट नीचे था। रंगोली और जानकी बुरी तरह थक गई थी। रंगोली ने अपनी राइफल जमीन पर रख दी और घुटनों के बल बैठकर चुल्लू में पानी पीने लगी। हम सबको प्यास लग रही थी। हमने भी पानी पिया और शायद तुम्हें भी प्यास लग रही है, रंगोली ने किम की तरफ देखते हुए पूछा। किम ने इस बात में सर हिलाया। हाथ खोल दो इसके, वांग डिन ने कहा। ये भी पानी पी ले। रंगोली ने किम की पुष्ट पर बंधे हुए हाथ खोल दिए। उसकी कलाइयों पर रस्सी के निशान पड़ गए थे। वो कुछ देर तक खड़ा कलाइयों को सहलाता रहा और फिर घुटनों के बल बैठकर चुल्लू में पानी पीने लगा। 1-2 घूंट पीने के बाद वो रुक गया और इधर उधर देखने लगा। रंगोली की राइफल अब भी जमीन पर पड़ी थी। रंगोली ने जल्दी से आगे बढ़कर राइफल उठा ली। किम के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों हाथों का प्याला बनाकर फिर पानी लेने के लिए नीचे झुका और फिर वो कुछ हो गया जिसकी खम में से किसी को तवक्को ना थी। किम नीचे झुकता चला गया और फिर अचानक ही वो कलाबाजी खाता हुआ पानी में गिर गया। छपाक की आवाज मेरी आवाज पर बिजली बनकर गिरी। मुझे समझने में देर न लगी कि किम का नदी में गिरना इत्तफाक नहीं था। उसने जानबूझकर छलांग लगाई थी। उसे एक मौका मिल गया था और उसने पूरा फायदा उठाया था। ए पकड़ो इसे, रोको, मैं बेइख्तियार चीखा। रंगोली ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए नदी में राइफल का पूरा ब्रेस्ट मार दिया। पानी बहुत गहरा और बहुत तेज था। अगर रंगोली का यह ख्याल था कि किम उसकी गोलियों का निशाना बन गया होगा तो वो गलती पर थी।
मैं और वांगडिन नदी के बहाव की तरफ दौड़ने लगे। हमारा ख्याल था कि किम सांस लेने के लिए कहीं ना कहीं सर पानी से बाहर निकालेगा, लेकिन तकरीबन 200 गज तक नदी के किनारे पर दौड़ने के बावजूद वो हमें नजर नहीं आया। कई जगहों पर झाड़ियां पानी पर झुकी हुई थी। मेरा ख्याल था कि शायद वो पानी से सर उभार कर उन झाड़ियों ही में कहीं छुपा होगा, लेकिन किम इतना बेवकूफ नहीं था कि इस तरह की कोई हमाकत करके दोबारा हमारे हाथ आ जाता। रंगोली और जानकी भी दौड़ती हुई हमारे करीब पहुंच गई। हम सब नदी के साथ साथ चलते हुए किम को तलाश करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बेसुध वो कहीं नजर नहीं आया। पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर उसमें दरख्त का तना भी फेंक दिया जाता तो चंद मिनट में वो कहीं का कहीं पहुंच जाता। तकरीबन 20 मील आगे जाकर ये नदी आबशार की सूरत में तकरीबन 150 फुट गहराई में गिरती है। वांगडिन कह रहा था अगर किम को रास्ते में किसी जगह नदी से निकलने का मौका नहीं मिला तो उसका खात्मा इसी आबशार में होगा। वैसे मुझे अफसोस है उसे मेरी वजह से निकलने का मौका मिल गया। अगर मैं उसके हाथ खोलने का मशवरा ना देता तो ये सूरत हाल ना होती। अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं, मैंने कहा। अगर वो जिंदा बच निकला तो उसे हमारा आमना सामना फिर होगा। उसी वक्त मुझे लकड़ी के जलने की भूख का एहसास हुआ। मैं नतने सिकोड़ कर इधर उधर देखने लगा और फिर मैं मुस्कुराए बगैर ना रह सका। किसी कदर बुलंदी पर दरख्तों में से स्याह धुएं का बादल उठ रहा था। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि कॉटेज आग की लपेट में आ चुका था। हम बहू की तरफ नदी के साथ साथ चलते रहे और बिलाखिर एक जगह हमें नदी पार करने की जगह मिल गई। उस जगह नदी का पार तकरीबन 5 फुट चौड़ा था और वहाँ एक कटे हुए दरख्त का तना रखा हुआ था जो पुल का काम दे रहा था। हम नदी पार करके झाड़ियों में चलते रहे। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। कांटे से उठने वाले धुएं के बादल अब बहुत दूर तक फैल गए थे। मजीद आधे घंटे तक हम सड़क पर पहुंच गए। गोल्डन ट्राइएंगल की तरफ गाड़ियों पर स्याहों की आमदोरफ्त जारी थी। सब लोग उसी तरफ देख रहे थे जिस तरफ से धुआं उठ रहा था। सड़क के दूसरी तरफ चट्टान की आड़ में दरख्तों के नीचे हमारी गाड़ी महफूज थी। गाड़ी पर वापस जाते हुए मैंने मुड़कर देखा। काठी से उठने वाले शोले अब बहुत ऊपर तक पहुंच रहे थे। वांगडी ने गाड़ी रोक ली। उसी वक्त मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। जंगल की आग बहुत खतरनाक होती है, फैल जाए तो उस पर काबू पाना मुश्किल होता है। मैंने वांगडिन की तरफ देखते हुए कहा, यह आग नहीं फैलेगी। वांगडिन ने कहा, अगर दरख्त सूखे हों तो आग के फैलने का अंदेशा होता है, लेकिन इस इलाके में सब्जा ही सब्जा है। दूर तक कोई सूखा हुआ दरख्त नजर नहीं आता। मैं भी कुछ कहना ही चाहता था कि कान फाड़ देने वाला एक धमाका हुआ। धमाका इस कदर जोरदार था कि सड़क पर खड़ी हुई हमारी जीप भी हिल कर रह गई। मेरी नजरें बेख्तियार काठी की तरफ उठ गई। यूं लगता था जैसे आते फिशां फट पड़ा हो। काठी की छत, दीवारें और पत्थर आग के शोलों के साथ आसमान की तरफ उठते हुए नजर आ रहे थे। वांगडी ने संभल कर जीप को तेजी से सड़क पर दौड़ा दिया। मैं बार बार मुड़कर उसी तरफ देख रहा था। पहले धमाके के पे दर पे और भी धमाके हो रहे थे। लगता था जैसे बारूद के जखीरे में आग लग गई हो। रंगोली और जानकी भी बार बार उसी तरफ देख रही थी। उनके चेहरों पर भी अजीब सा खौफ उभर आया था। वांगडी जीप की रफ्तार बढ़ाता चला गया। कस्बे से गोल्डन ट्राई एंगल की तरफ जाने वाली स्याहों की गाड़ियां सड़क पर रुक गई थी और सब लोग उसी तरफ देख रहे थे। बास गाड़ियों को मैंने यू टर्न लेकर वापस मुड़ते हुए भी देखा था। वो लोग शायद आगे जाते हुए डर रहे थे। वांगडी ने अपने काटेज की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड़ ली और फिर उसके कुछ ही देर बाद हम काटेज में मौजूद थे। जानकी जीप से उतरते ही अपने कमरे में घुस गई। कुछ देर बाद वो कपड़े बदल कर आ गई। उसके बाल उसी तरह बिखरे हुए थे। उसने लूमा से पानी मंगवाकर डिस्प्रिन की 2 गोलियां खाई और सोफे की पुश से टेक लगाकर नीम दराज हो गई। रंगोली भी उसके करीब ही बैठ गई। लूमा अक्लमंद आदमी था। हम सब की हालत देखकर उसे यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि हम किस किस्म की सूरत हाल से दो चार हुए होंगे। वो हमारे लिए काफी बनाकर ले आया और इस वक्त हम वाकई बड़ी शिद्दत से काफी की तलब महसूस कर रहे थे। काफी पीने के बाद वांगडिन ने अपना हुलिया दुरुस्त किया और बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। हो सकता है मैं शाम से पहले वापस ना आ सकूं। तुम लोग परेशान मत होना। अगर तुम कहीं देख लिए गए तो। मैंने खदशे का इजहार किया। मुझे कौन पहचानता है? वांगडिन ने कहा। जो मुझे पहचानते हैं वो अपनी जान बचाने की फिक्र में होंगे। वांगडिन चला गया। मैंने लूमा से अपने लिए और काफी बनवाई। लूमा काफी लेकर आया तो उसने पहली मर्तबा उन धमाकों के बारे में दरियाफ्त किया। मैंने लाइलमी का इजहार कर दिया। उसे कुछ बताकर मैं मजीद सवालात की उलझन में नहीं फंसना चाहता था। मेरे लिए कोई फोन तो नहीं आया? मैंने लूमा की तरफ देखते हुए पूछा। मैं बिल्कुल भूल गया था बास। लूमा निदामत का इजहार करते हुए बोला। 2 मरतबा चियांग राय से फोन आ चुका है। मैंने घूर कर लूमा की तरफ देखा और फिर उठकर टेलीफोन के करीब आ गया और रिसीवर उठाकर चियांग राय में रंगोली के मकान का नंबर मिलाने लगा। दूसरी तरफ घंटी बजती रही लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई। मैंने क्रेडल टेप करके रीडायल का बटन दबा दिया। इस मरतबा भी घंटी बजती रही। उधर से कॉल रिसीव नहीं हो रही थी और इधर मेरी परेशानी बढ़ने लगी थी। कॉल रिसीव होने का मतलब तो ये था कि थाई या प्रसाद घर पर नहीं थे, लेकिन वो कहाँ जा सकते थे? रंगोली ने मेरी कैफियत को ताड़ दिया और मेरे करीब कुर्सी पर बैठ गई। क्या बात है? उसने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। कॉल रिसीव नहीं हो रही। मैंने कहा, या तो तुम्हारा फोन खराब है या थाई और प्रसाद। लाओ मुझे दो, मैं मिलाती हूँ। रंगोली ने रिसीवर मेरे हाथ से ले लिया
नतीजा इस मर्तबा भी सिफर ही निकला। कई मर्तबा ट्राई करने के बाद उसने रिसीवर रख दिया। कोई गड़बड़ ना हो गई हो, वो मेरी तरफ देख कर बड़बड़ाई, 1 मिनट, मैं थालूब को फोन करती हूँ, उसे पता चल जाएगा कि मामला क्या है। उसने दोबारा नंबर मिलाने के लिए रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि फोन की घंटी बज उठी। मैंने लपक कर रंगोली से पहले रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से थाई की आवाज सुनते ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। कहाँ गायब थी तुम? मैं 15 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ, मैंने कहा। हमने तकरीबन 1 घंटा पहले रंगोली का मकान छोड़ दिया था, थाई ने कहा। आखिरी मर्तबा तुम्हें वहीं से फोन किया था, उसके बाद मौका ही नहीं मिला। ओह, मैंने कहा, इस वक्त कहाँ हो तुम? रंगोली का मकान क्यों छोड़ा? इस वक्त हम थालूब के मकान में हैं, थाई ने जवाब दिया। हम पेडरू के आदमियों की नजरों में आ गए थे, जिसकी वजह से हमें रंगोली का मकान छोड़ना पड़ा। पेडरू के आदमी? मेरे लहजे में तशवीश थी। बैंकॉक में बहुत गड़बड़ हो गई है वहीदान, थाई ने कहा। पाथम को पेडरू के आदमियों ने हॉस्पिटल से अगवा कर लिया है। पेडरू मास्टर उचन के आदमियों में आजकल खूब ठनी हुई है, और हैरत की बात है कि बाद आला सरकारी ऑफिसर भी पेडरू का साथ दे रहे हैं। मास्टर उचन के 3 आदमी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पेडरू को तुम्हारी तलाश है। तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करने के लिए ही पाथम को हॉस्पिटल से अगवा किया गया है। लेकिन पाथम, उसकी हालत पहले से बहुत उबतर हो चुकी थी। थाई ने मेरी बात काट दी। कल शाम को प्रसाद ने अपने किसी जानने वाले को फोन किया था। ये सारी बातें उसी से मालूम हुई थी। उसकी इतला के मुताबिक पेडरू आज किसी वक्त चियांग राय पहुंचने वाला है। उसे शायद किसी तरह पता चल गया है कि तुम यहाँ हो। इस मर्तबा वो पूरी कुव्वत से तुम पर वार करना चाहता है ताकि तुम्हारा किस्सा खत्म कर दिया जाए। और मेरा ख्याल है चियांग राय के बाद आला पुलिस अफसरान भी इस मामले में उसका साथ देंगे। लेकिन तुम लोगों ने रंगोली का मकान क्यों छोड़ा? मैंने पूछा। मैंने बताया है ना कि हम पेडरू के आदमियों की नजरों में आ गए थे, थाई ने कहा। आज सुबह सवेरे मैं नाश्ते के लिए कुछ सामान लेने मार्केट गई थी। वहाँ वांग साई से सामना हो गया। उसने मुझे देख लिया, मगर ऐसा अंदाज इख्तियार कर लिया जैसे मुझे देखा ही ना हो। लेकिन मैं मोहतात हो गई। उसने मेरा पीछा करने की कोशिश की, मगर मैं उसे चकमा देने में कामयाब हो गई। मैंने 2 मरतबा तुम्हें फोन किया, मगर तुम घर पर नहीं थे। फिर मैंने थालूब को फोन करके सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो मैं रंगोली के मकान से निकाल लाया। इस वक्त अगरचे हम महफूज हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि पेडरू के आदमी पूरे शहर में हमें तलाश करते फिर रहे होंगे। थालूब कहाँ है? मैंने उसके खामोश होने पर पूछा। वो इस वक्त अपने दफ्तर में होगा। मैं तुम्हें उसका नंबर दे देती हूँ, तुम उससे बात कर लो, थाई ने कहा। मैंने थाई का बताया हुआ नंबर नोट कर लिया और उसे मोहतात रहने की हदायत देते हुए फोन बंद कर दिया और जानकी और रंगोली को सूरत हाल से आगाह करने लगा। ज्यादा तजवीज की बात यह है कि पेडरू को अब कुछ सरकारी हिमायत भी हासिल हो गई है, जानकी ने कहा। लेकिन हैरत की बात यह है कि चंद रोज पहले तक जो शख्स पुलिस को सबसे ज्यादा मतलूब था, उसे अब कानून का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है। गोया उसे कत्ल व गारत का लाइसेंस दे दिया गया है। पेडरू जैसे लोगों को जब इस किस्म का फ्री हैंड मिलता है तो वो क़यामत बन जाते हैं। सियासत बहुत गंदी चीज़ है, मैंने कहा। बाज़ औक़ात तो अपने माँ बाप के कातलों को भी गले लगा लिया जाता है। मुझे सियासत से ज्यादा दिलचस्पी नहीं, मगर यहाँ के मामलात खासे गंभीर हैं। एक बहुत ही खौफनाक साजिश का लावा अंदर ही अंदर खोल रहा है, और ये सारी सरगर्मियां इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। दारा और पेडरू जैसे लोग मुल्क के इस दूर दराज इलाके में जमा हैं। ये लोग महज तफरीह के लिए यहाँ नहीं आए, उन्हें यह भी पता चल गया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इसलिए वो अपने असल काम से पहले मुझे ठिकाने लगाने की कोशिश करेंगे ताकि उनके रास्ते में कोई रुकावट ना रहे। और हमारे लिए तशवीश की बात यह है कि अब पेडरू जैसे लोगों को यहाँ पुलिस के बाद अफिसरों की हिमायत भी हासिल होगी। थालूब इस इलाके का सरदार है, रंगोली ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। वो कोई मामूली आदमी नहीं, पुलिस उससे पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगी। बहरहाल देखना यह है कि हालात अब क्या रुख करते हैं, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। मेरे ख्याल में थाई और प्रसाद को अब चियांग राय में तनहा छोड़ना मुनासिब नहीं है। तुम थालूब से बात करो, अगर वो किसी तरह उन्हें यहाँ भिजवा दे तो ये नहायत अच्छी बात होगी। रंगोली ने कुछ कहे बगैर फोन का रिसीवर उठा लिया और नंबर मिलाने लगी। उसने वही नंबर मिलाया जो थाई ने मुझे नोट करवाया था, लेकिन थालूब इस नंबर पर मौजूद नहीं था। उसने कोई दूसरा नंबर मिलाया और फिर तीसरी जगह थालूब से राब्ता हो गया। वो तकरीबन 10 मिनट तक उससे बात करती रही, फिर रिसीवर रख दिया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, वो दोनों आज शाम को यहाँ पहुंच जाएंगे। हम लोग इस वक्त तक हाल कमरे में बैठे हुए थे। मैं उठकर बाहर लान में आ गया। रंगोली भी मेरे साथ थी, जानकी अपने कमरे में चली गई थी। मौसम खुशगवार था, आसमान पर बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। सूरज कभी बादलों के पीछे छुप जाता और कभी धूप चमकने लगती। मैं एक जगह बैठने की बजाय इधर उधर घूमने लगा और बिलाखिर एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से चारों तरफ बहुत दूर तक का जायजा लिया जा सकता था। पहाड़ियों में एक जगह धुएं के स्याह बादल उठते हुए नजर आ रहे थे। वो जगह अगरचे यहाँ से मीलों दूर थी, लेकिन धुएं के बादल देखकर लगता था जैसे पहाड़ियों में कहीं करीब ही आग लगी हो। मैं देर तक उस तरफ देखता रहा और फिर लान में आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। रंगोली पहले ही वहां मौजूद थी। वांग दिन के शाम से पहले आने की तवक्को नहीं थी। मैं काठी में धमाके के बाद सूरत जानने के लिए बेचैन था। मैंने बैंकॉक में भी इमारतों को जलते हुए देखा था, लेकिन ऐसे धमाके नहीं सुने थे। लेकिन यहाँ तो ऐसे लगा था जैसे बारूद के जखीरे में आग लग गई हो। हमें वापस आए हुए 2 घंटे हो चुके थे। मैं सोच रहा था कि लुम्मा को सूरत हाल मालूम करने के लिए शहर की तरफ भेज दूं,
لیکن ٹھیک اسی لمحے لوما برآمدے والے دروازے میں نمودار ہوا۔ آپ کے لیے فون ہے ماسٹر، اس نے برآمدے ہی میں سے آواز لگائی۔ میں اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا حال میں آ گیا اور میز پر الگ رکھا ہوا فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ وہ وانگ ڈن کی کال تھی۔ تمہارے لیے بڑی دلچسپ اطلاع ہے باس، وانگ ڈن نے کہا۔ اس کاٹی کے تہہ خانے میں بڑی تعداد میں گولہ بارود بھرا ہوا تھا جو آگ لگنے کے بعد دھماکے سے اڑ گیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کیا اتنی سی دیر میں یہ معلوم کر لیا گیا ہے کہ کاٹی کے تہہ خانے میں گولہ بارود بھرا ہوا تھا؟ دھماکے شہر میں بھی سنے گئے تھے، کاٹی سے اٹھتا ہوا دھواں تو اب بھی نظر آ رہا ہے، وانگ ڈن کہہ رہا تھا۔ دھماکے ہوتے ہی پولیس کی ایک پارٹی پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو گئی اور اب تو 3 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ پولیس اگرچہ ابھی تک اس کاٹیج کے قریب نہیں جا سکی، لیکن انہیں صورتحال کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ انہوں نے موبائل فون پر ہیڈ کوارٹر صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ہیڈ کوارٹر کی پولیس نے بڑی تیزی سے اپنا کام دکھایا اور یہ معلوم کر لیا کہ وہ کاٹیج کس کا تھا۔ 2 ایسے آدمی گرفتار کیے جا چکے ہیں جن کا تعلق اسی کاٹیج سے ہے۔ ان میں سے ایک نے یہ انکشاف کیا ہے کہ کاٹیج کے تہہ خانے میں گولہ بارود بھرا ہوا تھا جو ایک 2 روز میں سرحد پار گولڈن ٹرائی اینگل کی طرف سمگل کیا جانے والا تھا۔ تمہیں یہ ساری باتیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ میں سردار تھالوب کا آدمی ہوں اور ہر جگہ میرے تھوڑے بہت تعلقات ہیں، وانگ ڈن کہہ رہا تھا۔ میں ایک انسپیکٹر سے دوستی کی آڑ میں پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا تھا۔ یہ ساری معلومات مجھے وہیں سے حاصل ہوئی۔ پولیس بہت سرگرم ہے، میرا خیال ان دھماکوں کے حوالے سے کچھ اور سنسنی خیز انکشافات بھی ہونے والے ہیں۔ تم کب تک واپس آؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ شام تک، وانگ ڈن نے کہا۔ تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی محتاط رہنا۔ کچھ دیر مزید گفتگو کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ میرا اندازہ درست نکلا، وہ دھماکے بارودی ہی تھے۔ ہم نے چیفاں کو پکڑنے کے لیے اس کاٹیج پر ریڈ کیا۔ ہمیں اس مقصد میں تو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن انجانے میں ہم انہیں بہت بڑا نقصان پہنچا چکے تھے۔ وانگ ڈن شام سے پہلے واپس آ گیا۔ اس کے پاس بڑی سنسنی خیز خبریں تھیں۔ کاٹیج کے تہہ خانے میں سٹور کیا جانے والے کروڑوں ڈالر مالیت کا اسلحہ گولڈن ٹرائی اینگل اسمگل کیا جانے والا تھا۔ جنرل کھوراٹ نے گولڈن ٹرائی اینگل میں اپنی فوج بنا رکھی تھی جو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس تھی، اور یہ ہتھیار دوسرے ممالک سے اسمگل کیے جاتے تھے۔ یہ سنہری تکون تھائی لینڈ، برما اور لاؤس کی سرحدوں میں گھری ہوئی تھی، اور تینوں ممالک کی انتظامیہ میں ایسے کرپٹ لوگوں کی کمی نہیں تھی جو اپنا ضمیر بیچ کر جنرل کھوراٹ کو ہر قسم کی سہولتیں فراہم کر رہے تھے۔ اسلحہ اور ہر قسم کا گولہ بارود جنرل کھوراٹ کی اہم ترین ضرورت تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ گولہ بارود کی ترسیل میں کبھی کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہوئی ہو، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اس کا کروڑوں ڈالر مالیت کا گولہ بارود تباہ ہو گیا۔ گولڈن ٹرائی اینگل میں بھی کھلبلی مچ گئی ہے، وانگ ڈن نے کہا۔ جنرل کھوراٹ بہت بنایا ہوا ہے، اس نے تمہاری گرفتاری کے لیے 5 لاکھ امریکی ڈالر کے انعام کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ ہر صورت میں تمہیں زندہ پکڑنا چاہتا ہے۔ تمہارے ہاتھوں اب تک اس کے نہ صرف کئی آدمی مارے جا چکے ہیں، بلکہ گولہ بارود کی تباہی نے اس کا دماغ پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ اس نے تمہیں اپنا دشمن نمبر 1 قرار دے دیا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جنرل کھوراٹ کے اعلان نے یہاں کھلبلی مچا دیا ہے، لیکن کسی شخص کو تمہاری گرفتاری سے دلچسپی نہیں۔ لوگ خوف زدہ ہیں، انہیں اندیشہ ہے کہ یہاں کوئی ایسی جنگ نہ چھڑ جائے جس میں بے گناہ افراد مارے جائیں۔ یہاں کی انتظامیہ کا کیا رد عمل ہے، اور کیا جنرل کھوراٹ اتنا طاقتور ہے کہ تھائی لینڈ کے خلاف اعلان جنگ کر دے؟ میں نے پوچھا۔ جنرل کھوراٹ طاقتور ضرور ہے، اس کی اپنی فوج بھی ہے جس کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں، لیکن وہ کسی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کی حماقت نہیں کرے گا۔ البتہ وہ گوریلا جنگ شروع کر سکتا ہے۔ اس کے فوجی گوریلا جنگ کے ماہر ہیں۔ سرحد کے آس پاس کی بستیوں میں چھاپا مار کارروائیاں کر کے وہ اپنے پڑوس کی کسی بھی حکومت کو اپنے مطالبات ماننے پر مجبور کر سکتا ہے، اور جہاں تک مقامی انتظامیہ کا سوال ہے تو آدھے سے زیادہ آفیسر کرپٹ ہیں۔ اس کا اندازہ تم اس بات سے بھی لگا سکتے ہو کہ کاٹھے میں دھماکوں کے بعد شہر سے جن 2 آدمیوں کو گرفتار کیا گیا تھا، انہوں نے اگرچہ کچھ سنسنی خیز انکشافات کیے، مگر آج دوپہر انہیں نہ صرف رہا کر دیا گیا بلکہ دریائے میکانگ عبور کرنے کے لیے ایک کشتی بھی مہیا کر دی گئی۔ عام لوگوں کے کیا تاثرات ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کیا انہیں یہ اعتراض نہیں کہ جنرل کھوراٹ نے اس علاقے میں اپنے اڈے بنا رکھے ہیں؟ کسی کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ کس نے کہاں اڈے بنا رکھے ہیں، وانگ ڈن نے کہا۔ عام تھائی باشندے بہت سیدھے سادے اور محنت کش ہیں، وہ صرف 2 وقت کی روٹی کھانا چاہتے ہیں۔ انہیں اس سے غرض نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اس شہر کے باشندوں کی آمدنی کا دار و مدار سیاحت پر ہے، اور یہ سیاحت کا سیزن ہے۔ آج دوپہر کے بعد انتظامیہ نے گولڈن ٹرائی اینگل کی طرف جانے والے راستے بند کر دیے ہیں۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل چکی ہے کہ اس کاٹھی میں جنرل کھوراٹ کے گولہ بارود کا ذخیرہ تھا جو مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، اور جنرل کھوراٹ کی طرف سے کسی ممکنہ کارروائی کے پیش نظر اندرون ملک اور غیر ممالک سے آئے ہوئے سیاح واپس جا رہے ہیں، جس سے یہاں کے لوگوں کا کاروبار نہایت خراب ہو رہا ہے۔ 2-4 دن یہی صورتحال رہی تو یہ شہر سیاحوں سے خالی ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے یہاں کے کاروباری لوگ نہایت ناخوش ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عوام کی طرف سے بھی میرے خلاف کوئی ایسا شدید رد عمل ہو سکتا ہے جو میرے لیے کسی خطرے کا باعث ہو۔ نہیں، وانگ ڈن نے میری بات کاٹ دی۔ عوام کی طرف سے ایسا کوئی شدید رد عمل نہیں ہوگا، لیکن انتظامیہ تمہارے خلاف سرگرم ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے پولیس تمہاری تلاش شروع کر دے۔
تو پھر شاید ایسی صورت میں ہمیں یہ جگہ چھوڑنی پڑے۔ میں نے کہا بالکل نہیں۔ وانگ ڈی نے کہا یہ تمہارے لیے محفوظ ترین جگہ ہے، اگر پولیس کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں ہو تو وہ اس طرف کا رخ کرنے کی حماقت نہیں کریں گے۔ تھالوب کا باپ اس سرحدی علاقے میں پھیلے ہوئے سب سے بڑے قبیلے کا سردار ہے۔ بڑا سردار اب گوشہ نشین ہو چکا ہے، تمام باغ ڈور تھالوب کے ہاتھ میں ہے۔ تھائی حکومت یہ بھی جانتی ہے کہ سرحدوں پر آباد قبائلی ملک کے معاوضوں کا کام کرتے ہیں، ان کی ناراضگی مول نہیں لی جا سکتی۔ کسی سردار کے خلاف کارروائی کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے قبیلے کو بغاوت پر اکسایا جائے، اور پھر بغاوت کسی ایک قبیلے کی نہیں ہوگی، تمام قبائلی ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ کسی بھی ملک میں قبائلی بغاوت سب سے زیادہ خوفناک سمجھی جاتی ہے۔ مخصوص جغرافیائی حالات کی بنا پر فوج بھی قبائلیوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کر سکتی، زیادہ نقصان فوج کا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر کیرن قبیلہ، وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا اس قبیلے نے تو اس علاقے کی ترقی میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ بڑے سردار نے یہاں پوست کی کاشت ختم کرا لی، اس کی دیکھا دیکھی اب دوسرے قبائل بھی پوست کی کاشت بتدریج کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سردار تھالوب پڑھا لکھا اور محب وطن آدمی ہے، وہ مہینے میں 2 مرتبہ یہاں آتا ہے اور کبھی بھی کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتا، وہ ان پہاڑوں میں میلوں اندر تک چلا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف وہ قبائلیوں کے حالات سے باخبر رہتا ہے بلکہ وہ انہیں یہ ترغیب بھی دیتا رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رقبے پر کار آمد فصلیں اگائیں اور پوست کی کاشت کا رقبہ بتدریج کم کرتے چلے جائیں۔ قبائلیوں کے علاوہ حکومتی مشینری کے ارکان بھی سردار تھالوب کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ پولیس اس کاٹے پر چڑھ دوڑے۔ کوئی مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد بھی پولیس کو یہاں آنے سے پہلے سینکڑوں بار سوچنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا آج کی کارروائی سے اندازہ ہو گیا کہ یہاں جنرل کھوراٹ کے 2-4 نہیں بلکہ بہت سے ایجنٹ موجود ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں یہاں ہوں تو وہ لوگ ہلہ بول دیں گے، ہمیں ان کی طرف سے کسی ممکنہ کارروائی کا قبل وقت پتہ چل جائے گا۔ وانگ ڈین نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے شہر میں یہ سب کچھ جاننے کے بعد سب سے پہلے یہی بندوبست کیا تھا۔ اس کاٹی کے چاروں طرف کم از کم 20 محافظ موجود ہیں جو کسی بھی قسم کی صورتحال سے نمٹنے کو تیار ہیں، لیکن مجھے تو کاٹی کے آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا ہر شخص کاٹی سے کم از کم 100 گز کے فاصلے پر ہے اور پودوں میں اس طرح چھپا ہوا ہے کہ بالکل قریب سے گزرنے والا بھی کوئی شخص انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ وانگ ڈین نے جواب دیا لیکن کسی مشکوک شخص کو علاقے میں دیکھتے ہی مخصوص سگنل کے ذریعے سب کو اس کی اطلاع ہو جائے گی۔ میں غیر ارادی طور پر اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن ظاہر ہے مجھے وانگ ڈین کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا تھا۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وانگ ڈین قریب تھا، اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور پھر فون پر بات کرتے ہوئے وہ ایک دم مؤدب ہو گیا۔ وہ قبائلی زبان میں بات کر رہا تھا۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ شاید اس کے کسی آدمی کا فون ہوگا جو کوئی اہم اطلاع دے رہا تھا، لیکن بعد میں انکشاف ہوا کہ چیانگ رائے سے تھالوب کی کال تھی۔ تمہارے دونوں ساتھی چیانگ رائے سے روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ فون کا ریسیور رکھ کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا انہیں چیانگ رائے سے نکلے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اور میرا خیال ہے انہیں یہاں پہنچنے میں مزید 1 گھنٹہ لگے گا۔ تمہیں معلوم ہے راستہ کتنا پرپیچ اور خطرناک ہے، اتنا وقت تو لگ ہی جائے گا۔ کیا وہ اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ سردار تھالوب نے ان کی حفاظت کے لیے 3 گن مین بھی ساتھ بھیجے ہیں، وانگ ڈین نے کہا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، اس وقت 8 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ تھائی اور پرساد 9:30 بجے سے پہلے یہاں نہیں پہنچیں گے۔ 9 بجے لوما نے میز پر کھانا لگا دیا۔ ہم ابھی کھانا کھا ہی رہے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ لوما اسی طرف کھڑا تھا، اس نے ریسیور اٹھا لیا، 1.5-2 منٹ تک بات کی، پھر وانگ ڈین کو اشارہ کیا۔ لوما کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات ابھر آئے، میری چھٹی اس کسی گڑبڑ کا احساس دلانے لگی۔ وانگ ڈین اٹھ کر ٹیلی فون کے پاس چلا گیا اور لوما کے ہاتھ سے ریسیور لے کر بات کرنے لگا۔ وہ قبائلی زبان میں بات کر رہا تھا جس کا ایک لفظ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن 1-2 منٹ بعد اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اب وہ چیخ چیخ کر فون پر بات کر رہا تھا۔ پھر اس نے ریسیور پٹک دیا اور تیز لہجے میں لوما سے کچھ کہنے لگا۔ بات ختم کر کے وہ میز کی طرف آنے کی بجائے باہر والے دروازے کی طرف لپکا۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ ہونے لگی، شاید اس کاٹے پر حملہ ہونے والا تھا اور وانگ ڈین کے کسی آدمی نے پیشگی اطلاع دے دی تھی۔ رنگولی اور جانکی بھی پریشان نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے کھانا چھوڑ دیا اور اٹھ کر وانگ ڈین کے پیچھے دوڑ پڑا۔